हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वजदान फ्रॉम मुल्तान। तो कैसे हैं आप? आज जो हमारा टॉपिक है वो एक कॉन्टिन्यूइंग टॉपिक है, कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ। कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ जो है ये कहा जाता है कि लॉ का सबसे पुराना सोर्स है। यानी कि लेजिस्लेशन और जो प्रेसिडेंट हैं ये तो बाद में आज के दौर में इनको बड़ा मेजर सोर्स कंसीडर किया जाता है, लेकिन जो ज्यूरिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो लॉ का सबसे पुराना सोर्स है वो कस्टम है। अब कस्टम होता क्या है? व्हाट इज कस्टम? कस्टम इज बेसिकली अ हैबिचुअल प्रैक्टिस। अगर मैं इसके मीनिंग की बात करूँ ना तो ये क्या है, ये एक हैबिचुअल प्रैक्टिस का नाम है। और अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन इसकी क्या है? कस्टम इज अ ट्रेडिशनल एंड वाइडली एक्सेप्टेड ट्रेडिशनल custom is a traditional and widely accepted way of behaving and doing something। यानी कि ट्रेडिशनल कहते हैं जो बहुत टाइम से चलता आ रहा हो, और वाइडली कहते हैं कि मुकम्मल तौर पे जिसने पूरा कवर किया हुआ हो। और ये ऐसा एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेविंग है और किसी काम को करने का तरीका है, यानी कि बहुत टाइम से किसी काम को करने का तरीका या किसी तरह से बिहेव करने का जो तरीका है इसे कहते हैं कस्टम। और हैबिचुअल प्रैक्टिस यानी कि जो चीज़ हम हर बार करते रहते हैं, किसी भी रेलिवेंट प्रैक्टिस के ऊपर कोई भी हम काम करते रहते हैं एक ही तरह से मुसलसल, तो इसे कहते हैं कस्टम। अब कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ कैसे है? ये कहा जाता है कि पहले जो है ना तो कोई कानून साज असम्बली होती थी, ना ही बाकायदा तौर पर अदालतें उस तरह से काम करती थी। तो वो कहते हैं कि लोग जो हैं वो आपस में अपनी जो है सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग मोरालिटी को यूज़ करते हुए उन्होंने कुछ आपस में बातें तय की हुई थी, और उन बातों को बाकायदा तौर पे वो एज आ रूल कंसीडर करते थे। तो उस टाइम पर जब ये ना लेजिस्लेशन थी ना कोई कोर्ट के डिसीजंस बाइंडिंग होते थे, तो उस टाइम पर जो कस्टम है वो भी सोर्स ऑफ लॉ होता था, और वो उस टाइम पे उसी प्रैक्टिस को लॉ समझते थे। तो अब ऐसे बहुत सारे आज प्रिंसिपल्स जो कि बाकायदा तौर पे लेजिस्लेशन बन चुके हैं, लेकिन उनके ट्रेसेस नहीं है कि वो किस पहली बार लेजिस्लेशन में कहाँ से मिले, किस फैसले में आए। तो उनकी बहुत सारी मिसालें हैं, जिसमें एक अहम मिसाल जो है वो पैक्टा सन्ट सर्वेंडा है। प्रैक्टिस इसका है प्रोमिसेस आर टू बी हेल्ड इन लेटर एंड स्पिरिट। इसी तरह से आर्डी आल्टम पाल्टम, नो वन बी कंडेम्ड अनहर्ड। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि जिनके ट्रेसेस नहीं हैं। ये बेसिकली कस्टमरी लॉज थे जो कि आज लेजिस्लेटिव लॉज के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं, स्टैट्यूट्स के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं। अब कहते हैं कि कुछ रिक्विजिट्स हैं जो कि एक वैलिड कस्टम के लिए ज़रूरी हैं, यानी कि रिक्विजिट्स फॉर अ वैलिड कस्टम। तो ये जो रिक्विजिट्स हैं ये थ्रू जजमेंट्स बनाए गए, और कुछ ज्यूरिस्ट ने ये दिए कि जनाब ये जो हैं इसेंशियल्स जो हैं अगर एक कस्टम के अंदर होंगे तो उसे वैलिड कस्टम कंसीडर किया जाएगा। तो सबसे पहला जो इसमें इसेंशियल आता है वो आता है एंटीक्यूटी। इसे डॉक्ट्राइन ऑफ एंटीक्यूटी भी कहते हैं। ये एंटीक्यूटी निकला है एंटीक से। एंटीक कहते हैं पुराने को, या इसे कहते हैं लॉन्ग टाइम या इमेमोरियल। यानी कि वो कहते हैं जो कस्टम है ना वो इमेमोरियल होना चाहिए, बहुत पुराना होना चाहिए, एंटीक होना चाहिए। हमें ये ना पता हो कि ये कब एस्टेब्लिश हुआ है। अगर आपको पता हो कि ये चीज़ 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले एस्टेब्लिश हुई है तो वो कस्टम नहीं है, क्योंकि कस्टम जो है वो सिंस इमेमोरियल है कि आपको याद ही नहीं है कि प्रैक्टिस कब से चलती आ रही है। इसके बाद है कि कस्टम यूनिवर्सल होना चाहिए। यूनिवर्सल का मतलब है कि वो स्पेसिफिक ना हो जाए कि जनाब ये जस्ट इस ग्रुप के लिए, यानी कि अगर वो पाकिस्तान में अगर कोई कस्टम प्रिवेल कर रही है, कोई प्रैक्टिस प्रिवेल कर रही है, तो वो यूनिवर्सल सब के लिए एक जैसी होनी चाहिए। उसे कहते हैं कस्टम एज आ यूनिवर्सल, यानी कि यूनिवर्सल सब के लिए एक जैसा होना चाहिए। इसके बाद है कस्टम रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल का मतलब है इसका ऑपोजिट जो हम अक्सर वर्ड यूज करते हैं अनरीजनेबल, यानी कि उसके अंदर किसी किस्म की अनरीजनेबलनेस ना हो, यानी कि उससे पीस कायम हो, ना कि अनरेस्ट हो। यानी कि कोई ऐसा कस्टम जो कि अनरेस्ट अगर कर रहा है तो फिर वो रीजनेबल नहीं है, या जिसमें जस्टिस जो है प्रिवेल नहीं कर रहा, इनजस्टिस प्रिवेल कर रहा है तो वो भी अनरीजनेबल है। जिसमें फेयरनेस नहीं है तो वो भी अनरीजनेबल है। यानी कि कस्टम जो है वो फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, उसके अंदर जस्टिस होना चाहिए। तो उसे कहते हैं कि ये भी एक इसेंशियल है। इसके बाद है कस्टम शुड बी नॉट वायलेटिव टू पब्लिक पॉलिसी,
यानी कि जो पब्लिक पॉलिसी होती है, पब्लिक पॉलिसी कहते हैं कि हर स्टेट की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जो कि उनके या तो कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर लिख दी जाती हैं या जहाँ पे अनकॉडिफाइड हैं तो उनके कानून का वो पार्ट होती हैं। तो पब्लिक पॉलिसीज़ की वायलेशन नहीं करनी चाहिए कस्टम, यानी कि कस्टम ऐसा ना हो जो कि मुल्क के कानून को या मुल्क की पॉलिसी को वायलेट करे, तो उसे कहते हैं ये भी एक इसेंशियल है कस्टम का। इसके बाद एक और जो इसका इसेंशियल है वो है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कहते हैं ऐसा ये वो जो प्रैक्टिस है उसमें किसी किस्म की कोई इंटरप्शन ना आई हो, यानी कि रुकावट ना आई हो कि जनाब अगर एक प्रैक्टिस 10 साल चली फिर 20 साल रुक गई, फिर 20 साल चली फिर 10 साल रुक गई, तो अब वो कंसिस्टेंट नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कस्टम शुड बी कंसिस्टेंट, कि वो मुसलसल होता रहा हो। इसके बाद हम आते हैं काइंड्स ऑफ कस्टम पे। तो दो तरह की मेजर काइंड्स हैं, लीगल कस्टम और कन्वेंशनल। लीगल कस्टम कहते हैं ऐसे कस्टम्स जो कि जिनके पीछे फोर्स ऑफ लॉ मौजूद होती है, यानी कि वो खुद लॉ तो नहीं होते लेकिन उनको बाकायदा कोर्ट्स ने एक्सेप्ट कर लिया होता है कि दे आर कंसीडर्ड एज दीज कस्टम्स आर कंसीडर्ड एज अ लॉ। इसमें आपको मैं एक मिसाल देने की कोशिश करता हूँ। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 8 ओपन करें, और भी वैसे तो बहुत सारी हैं, इसमें लिखा हुआ है कि एनी लॉ और एनी कस्टम हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, यानी कि ऐसा कस्टम जिसके साथ फोर्स ऑफ लॉ अटैच है, यानी कि उसको एक्सेप्ट कर लिया गया एज अ लॉ, तो वो कस्टम जो हैं उनको लीगल कस्टम कहते हैं, यानी कि वो बाइंडिंग होते हैं स्टेट में जितने भी सिटीजन्स होते हैं उनके ऊपर लीगल कस्टम्स बाइंडिंग होते हैं क्योंकि उनके पीछे फोर्स ऑफ लॉ होती है। कन्वेंशनल कस्टम कौन से होते हैं? सेकंड टाइप जो है कस्टम की, ऐसे कस्टम्स जिसमें बेसिकली जो पार्टीज हैं वो कन्वेंशनल कहते हैं एग्रीमेंट को। तो ऐसी प्रैक्टिस जिसमें पार्टीज एग्रीड हो जाएं कि जी हम फॉर एग्जांपल उनके पीछे फोर्स ऑफ लॉ नहीं है लेकिन दो पार्टीज कहते हैं कि जनाब ये कस्टम हमारे एरिया में चलता है और हम इसके ऊपर एग्रीड हैं, तो फिर ऐसे कस्टम को कहते हैं कन्वेंशनल कस्टम के पार्टीज जो हैं इस प्रैक्टिस के ऊपर एग्रीड हैं। इसके बाद है जो एक डॉक्ट्राइन जो है वो अक्सर रिलेट की जाती है कस्टम के टॉपिक के अंदर, जिसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। अब डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेस्क्रिप्शन है क्या? बेसिकली ये कहा जाता है कि जनाब व्हेन अ थिंग इज प्रैक्टिस्ड फ्रॉम लॉन्ग टाइम, When a thing is practiced from long time, it gives rise to custom, यानी कि जब एक काम काफी टाइम से होता आ रहा है तो वो कस्टम बन जाता है। अब वो कहते हैं कि जब कोई प्रैक्टिस काफी टाइम से होता आ रहा हो, मतलब लॉन्ग टाइम से, और जब वो राइट को क्रिएट करे, यानी कि जैसे मैं मतलब इस तरह से मैं इसको पढ़ूंगा कि व्हेन अ थिंग इज प्रैक्टिस्ड फ्रॉम लॉन्ग टाइम एंड इट गिव्स राइज टू अ राइट देन इट इज प्रेस्क्रिप्शन, यानी कि अगर एक लॉन्ग प्रैक्टिस जो है एक राइट को अराइज कर दे तो उसे कहते हैं कि दिस इज प्रेस्क्रिप्शन। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं। आज तो ये प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड नहीं है लेकिन कहते हैं जो ईजमेंट राइट्स हैं, खास तौर पे ईजमेंट राइट्स अगर फॉर 20 ईयर्स आपने विदाउट इंटरप्शन एक्सरसाइज किया है तो वो जो है आपकी उसके ऊपर प्रेस्क्रिप्शन बन जाती है, वो आपका राइट बन जाता है, वो ईजमेंट राइट्स आपसे कोई नहीं ले सकता। आज से सिर्फ 50-70 साल पहले जो है ये कॉन्सेप्ट था कि अगर आपका किसी ज़मीन के ऊपर कब्जा है, पोजेशन है, और वो पोजेशन जो है 20 साल अगर आपका कायम रहा और उसके अंदर किसी किस्म की इंटरप्शन नहीं हुई तो अब आपका राइट ऑफ ऑनरशिप क्रिएट हो गया है। तो वो जो राइट ऑफ ऑनरशिप क्रिएट हुआ था वो इस प्रेस्क्रिप्शन की डॉक्ट्राइन के ऊपर हुआ था, यानी कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेस्क्रिप्शन है वो कहती है कि जनाब व्हेन अ प्रैक्टिस इज हैविंग लॉन्ग टाइम देन इट गिव राइज टू अ राइट, यानी कि जब वो आपकी जो लॉन्ग प्रैक्टिस है वो राइट को अराइज कर देती है, इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। ये है सोर्स ऑफ लॉ। आपने देखा कि कस्टम जो है सबसे पुराना सोर्स है और ये प्रॉपरली आज तो अगर हम कहें तो ये वेनिश होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि तमाम जितनी प्रैक्टिसेस थी वो आज बाकायदा तौर पे कानून बन चुकी हैं, उनके ऊपर या तो लेजिस्लेशन हो चुकी है या फिर उनके ऊपर जुडिशल डिसीजंस आ चुके हैं, तो इसलिए आज हमें कस्टम की वो वैल्यू नहीं लगती। लेकिन ज्यूरिस्ट कहते हैं कि दिस इज ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ लॉ। थैंक यू वेरी मच।